नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और इंपॉर्टेंट बनते हैं विद रैशनल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जरूर कंसेप्ट को बनाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करिएगा ताकि एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट हम इसका उठा पाए। The nurse planning care for a 2-year-old who has nephrotic syndrome and is in remission. What type of diet would the nurse plan to feed this child? Option है high protein, low calorie, high calorie, low protein, low sodium, low fat, regular diet, no added sugar. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आस्किंग। क्या पूछना चाहता है, क्या इसमें रहेगी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है एज। तो इसका एज है बच्चे का 2 ईयर। बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड कंडीशन रिमिशन। बस तीन बातें इंपॉर्टेंट है और टाइप ऑफ डाइट आपको पूछा गया है। तो ये जो ऊपर की दो लाइन है इसमें तो क्वेश्चन का कंटेंट दिया हुआ है और नीचे की लाइन में जो पूछा गया है वो दिया हुआ है। अब कंटेंट से हमें समझना है कि जो पूछा गया है उसका जवाब क्या होना चाहिए। तो कंटेंट ने ये बोला कि बच्चे का उम्र साहब 2 साल है और उसकी बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उस बच्चे में रीमिशन हुआ है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रीमिशन और एक वर्ड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है बॉडी में प्रोटीन की कमी वाला एक बीमारी है। किसी भी कारण से नेफ्रॉन में जब गड़बड़ होता है तो प्रोटीन यूरिया होता है वहां पे, प्रोटीन यूरिया। और जब प्रोटीन यूरिया होता है, बॉडी में प्रोटीन कम होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लेस हो जाने के कारण इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी में हो जाता है एडिमा। और जब प्रोटीन यूरिन से लॉस हो जाता है तो ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूनीमिया। ये कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है और इस तीन सिम्टम के कारण इस बीमारी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूनीमिया और एडिमा तीन सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्रोटीन की कमी को फुलफिलमेंट करने के लिए वहां पे लाइपोप्रोटीन टूटता है और उसकी वजह से लिपिड का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सिम्टम है हाइपरलिपिडीमिया। लेकिन ये तीन कार्डिनल सिम्टम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ ये बीमारी थी बच्चे को, लेकिन अब क्या हो चुका है? रिमिशन। नाउ रिमिशन का क्या मतलब होता है? रिमिशन एक टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड होता है जिसके समय जो सीरियस बीमारी है, सीरियस बीमारी जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उस बीमारी में इंप्रूवमेंट आया कुछ टाइम के लिए और पेशेंट जो है एकदम ठीक दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो गया, लेकिन उसके सारे सिम्टम गायब हो गए। उसमें प्रोटीन यूरिया गायब हो गया, एडिमा गायब हो गया, हाइपोएल्ब्यूनीमिया गायब हो गया, हाइपरलिपिडीमिया। तो जितने भी सिम्टम है वो गायब हो जाते हैं। बीमारी अभी भी प्रेजेंट है, मरीज ठीक ठीक दिखता है, बदला बदला दिखता है, सही सही दिखता है। इसका मतलब वो बीमारी रिमिशन हो चुकी है, बीमारी के सिम्टम सप्रेस हो चुके हैं। पूछा हुआ सवाल है रिमिशन का क्या मतलब है। तो रिमिशन का मतलब याद रखिएगा कि बीमारी जो है वो भी कोई भी सीरियस इलनेस थी, वो एक कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो टाइम पीरियड है वो रिमिशन टाइम पीरियड कहलाता है। उस टाइम पीरियड के लिए वो बीमारी जो है वो सप्रेस हो चुकी है, वो बीमारी जो है एकदम शांत हो चुकी है, वो बीमारी जो है अभी आगे प्रोसीड नहीं कर रही है, उसको हम रिमिशन के नाम से जानते हैं। तो बीमारी रिमिशन पे है, किस तरह की डाइट जो है आप प्लान करेंगे उस पेशेंट के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है हाई प्रोटीन लो कैलोरी, हाई कैलोरी लो प्रोटीन, लो सोडियम लो फैट। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन जो है ए बी और सी, ये डाइट में कुछ न कुछ आपसे चेंजेस करवा रहे हैं। जबकि जब मरीज नॉर्मल है तो डाइट में क्यों चेंजेस करना? सो व्हेन द पेशेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑन रिमिशन वी हैव टू गिव हिम अ रेगुलर डाइट। क्या देना है उसको? रेगुलर डाइट देना है। रेगुलर वर्ड ढूंढना है, यहाँ पे एकमात्र डाइट है जो नॉर्मल डाइट है और इस मरीज को इस समय नॉर्मल डाइट दे, किसी स्पेसिफिक डाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि मरीज नॉर्मल है ना। जब पेशेंट नॉर्मल होता है तो उसको नॉर्मल डाइट दे। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, रेगुलर डाइट विद नो एडेड शुगर इज द करेक्ट वन। ए बी और सी जो है रॉन्ग वन है। A clinic nurse is assessing a child for dehydration. The nurse determine that the child is moderately dehydrated. कौन सा dehydration दिया हुआ है? Moderate dehydration. So when the child is moderately dehydrated, which symptom is noted on assessment? Assessment के दौरान आपका कौन सा symptom आप note करेंगे जब बच्चा moderately dehydrated है? First, a flat fontanel, moist mucous membrane is the second one, pale skin color is the third one, and oliguria is the fourth one. चार ऑप्शन है। मॉडरेटली डिहाइड्रेटेड चाइल्ड है, क्या
आप वहां पे काम में लेंगे, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक पहचाना, कुछ लोग अभी थोड़े कंफ्यूज है। तो बता देता हूं मैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी, ओलिग यूरिया। क्यों है डी? क्योंकि अगर फोंटेनले फ्लैट है तो ये नॉर्मल है, देयर इज नो डिहाइड्रेशन, है ना। अगर फोंटेनले फ्लैट है तो वहां पे किसी तरीके का डिहाइड्रेशन है ही नहीं, पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, नो डिहाइड्रेशन का साइन है। मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन भी नो डिहाइड्रेशन का साइन है ना, ये भी नॉर्मल है, कोई भी डिहाइड्रेशन वहां पे नहीं है, डिहाइड्रेशन है ही नहीं। पेल स्किन कलर है, ये इंडिकेट करती है एनीमिया को, ये डिहाइड्रेशन का साइन ही नहीं है। अगर किसी के स्किन का कलर पेल है, इसका मतलब उसमें एनीमिया है, लैक ऑफ आरबीसी और लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है, और उसकी वजह से स्किन का कलर पेल हो गया। तो ए, बी और सी जो है इनका संबंध डिहाइड्रेशन से है ही नहीं। जबकि ओलिग यूरिया, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, when patient have no dehydration, there is normal urine output. When patient have mild to moderate dehydration, there is oliguria, and the patient is severely dehydrated, there is anuria. तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो मॉडरेटली डिहाइड्रेटेड है, तो उसके अंदर ओलिग यूरिया देखने को मिलता है। जब भी डिहाइड्रेशन होता है वहां पे फोंटेनले जो है वो संकन हो जाएंगे, थोड़े संकन है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, और बहुत ज्यादा संकन है तो सीवियर। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगा, है ना। और स्किन जो है वो इनिशियली जो है वो वहां पे जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है पूरी, और ये साइन देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन में। तो ओलिगुरिया इज द साइन ऑफ मॉडरेटली डिहाइड्रेटेड, डी इज द करेक्ट वन। Physician ordered intravenous potassium for a child with hypertonic dehydration. IV पोटेशियम दे रहे हैं एक बच्चे को जिसमें हाइपरटोनिक टाइप का डिहाइड्रेशन है। कौन सा डिहाइड्रेशन है? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। A nurse perform which of the following highest priority assessment before administering the potassium? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है और उसको ट्रीट करने के लिए मरीज को दिया जा रहा है पोटेशियम, इंट्रावेनस पोटेशियम। तो पोटेशियम देने से पहले, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन पोटेशियम, क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा आपका? सबसे बड़ा असेसमेंट क्या करेंगे आप? टेकिंग टेम्परेचर, टेकिंग ब्लड प्रेशर, ऑब्टेनिंग ए वेट, चेकिंग अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। तो देखिएगा पोटेशियम वो जो है एनाइन है, सॉरी कैटाइन है, जो कि किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अगर आप किसी को आईवी पोटेशियम दे रहे हैं तो उससे पहले मरीज का किडनी फंक्शनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसका रीनल फंक्शन सही नहीं है तो आप उसको पोटेशियम नहीं दे सकते। अगर रीनल फंक्शन के सही हुए बिना पोटेशियम दिया तो उसकी बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, जो कि कार्डियक एरिथमियाज करता है, और कार्डियक एरिथमिया जो है उस पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, हार्ट में हार्ट जो है उसको दिक्कत करेगा, और उससे पूरी बॉडी जो है अफेक्ट होएगा। तो व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रावेनस पोटेशियम, वी हैव टू असेस फर्स्ट that patient's renal function is normal or not. So first option है taking temperature, इससे किडनी फंक्शन पता नहीं चलेगा। टेकिंग ब्लड प्रेशर, इससे भी किडनी फंक्शन का पता नहीं चलता है। ऑब्टेनिंग ए वेट, इससे एग्जैक्टली अभी एट प्रेजेंट फंक्शन पता नहीं चलेगा। चेकिंग अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट जो है, इससे पता चलेगा कि किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किडनी काम कर रही है तो यूरिन आउटपुट होगा, नहीं कर रही है तो नहीं होगा। तो पोटेशियम देने से पहले यूरिन आउटपुट का चेक करना जरूरी है, और उससे रीनल फंक्शन का आइडिया होता है, और उसके बाद में ही हम पोटेशियम को रिप्लेस कर सकते हैं। 2-year old child admitted in a burn unit with a partial full thickness burn over 35% बॉडी, 35% बॉडी पे पार्शियल फुल थिकनेस बर्न हो चुका है। 2 साल का बच्चा एडमिट हुआ है। एडमिशन के बाद में, आफ्टर एडमिशन असेसमेंट, हम रिव्यू कर रहे हैं फिजिशियन के ऑर्डर को। तो कौन सा हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन होना चाहिए, फोकस चीज होनी चाहिए, फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर? बर्न यूनिट में पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न का बच्चा 35% इस बर्न के साथ में एडमिट हुआ है, और एडमिशन के बाद में फिजिशियन के ऑर्डर को हम देख रहे हैं, तो कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन पे आप फोकस करेंगे? सेडेटिंग विद मॉर्फिन सल्फेट, रेस्ट्रिक्टिंग आईवी फ्लूइड, इंसर्टिंग नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, और इंसर्टिंग ए फोलिस कैथेटर। बर्न यूनिट पार्शियल फुल थिकनेस बर्न ओवर 35% ऑफ बॉडी। आफ्टर एडमिशन असेसमेंट रिव्यू कर रहे हैं आप फिजिशियन ऑर्डर, क्या रहेगा प्रायोरिटी इंटरवेंशन जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे? 35% बर्न, पार्शियल एंड फुल थिकनेस टाइप का बर्न।
बहुत अच्छे। जो भी बर्न का मरीज होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्लूइड का डेफिशिएंसी, बॉडी में फ्लूइड का कमी। और फ्लूइड की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब डिहाइड्रेशन वाले मरीज को हम सबसे पहले जब फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, तो फ्लूइड तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब आउटपुट हो वहां पे, मतलब आप इनपुट तभी दे सकते हैं जब वहां पे आउटपुट हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही बात है कि 35% बर्न वाले मरीज में जब ऑर्डर लिखे हुए, ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब ऑर्डर लिखे हुए इन ऑर्डर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फ्लूइड देंगे। और जब आप फ्लूइड देंगे तो ऐसा लिखा हुआ इसमें नहीं है कि हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं किसी भी ऑप्शन में, पर देते स्टार्टिंग फ्लूइड। फ्लूइड देते हैं तो हमें आउटपुट भी चाहिए, जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट चाहिए। तो सबसे पहला काम इन ऑर्डर्स के अंदर हम क्या करेंगे, फोलिस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फोलिस कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में जब आप फ्लूइड देंगे तो आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा तो और आप फ्लूइड देंगे, और अगर आउटपुट कम आ रहा है तो आप फ्लूइड को हल्का कम कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईवी फ्लूइड है, ये बाद की बात है, यहाँ तो पहले आईवी फ्लूइड शुरू करना है, रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। रेस्ट्रिक्शन तो लेटर ऑन बात है कि अगर आउटपुट नहीं है तो फिर देखते हैं रेस्ट्रिक्शन के बारे में। सेडेटिव विद मॉर्फिन सल्फेट, ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो तब दिया जाता है। इनिशियल प्रॉब्लम पेन की नहीं रहती है, पेन अगली प्रायोरिटी में आएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी के अंदर तो हमारा एयरवे के बाद में जो है वो शॉक ही होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही होता है। तो ये बाद की बात है मॉर्फिन, है ना। और इंसर्टिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो हम डालेंगे अगर पेशेंट को जीआई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे कर्लिंग अल्सर जो बेसिकली संबंधित है बर्न से, जिनको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। तो अगर स्टोमक में कहीं कर्लिंग अल्सर बन गए तो उसके मैनेजमेंट के दौरान एनजी ट्यूब काम में ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है एनजी ट्यूब का। यहाँ तो पहला रोल किसका है, फोलिस कैथेटर को डालो, फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन करो, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करो स्ट्रिक्टली, और मरीज वापस हाइड्रेटेड हुआ कि नहीं हुआ इसका कंटिन्यू असेसमेंट करना होता है। करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इंसर्टिंग ए फोलिस कैथेटर। A pediatric nurse is assigned to care for a child with the diagnosis of Wilms tumor. Wilms tumor diagnosed हुआ एक बच्चे का। In planning care for the child, the nurse understand that this tumor is. जब हम प्लानिंग केयर दे रहे हैं तो नर्स समझ चुकी है कि ये ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है, विल्स ट्यूमर क्या है, एक एब्डोमिनल ट्यूमर है, एक रीनल ट्यूमर है, एक ब्रेन ट्यूमर है, या एक बोन ट्यूमर है। बहुत अच्छे, इट्स ए रीनल ट्यूमर। विल्स ट्यूमर इज आल्सो नोन एज रीनल ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी बच्चे को विल्स ट्यूमर होता है उसमें एब्डोमन का पाल्पेशन, एब्डोमन का पाल्पेशन नहीं करना होता है। एब्डोमन का पाल्पेशन जो है वो क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है आपको, अवॉइड। क्यों करना होता है, क्योंकि अगर आप एब्डोमन को पाल्पेट करेंगे और वो ट्यूमर जो है वो अगर एनकैप्सुलेटेड है, एनकैप्सुलेटेड मतलब किडनी के अंदर ही है, तो बार बार पाल्पेशन से वो अपने कैप्सूल से आउट ऑफ हो सकता है, और ये मेटास्टेटिक ट्यूमर है तो ये बोन को इन्वॉल्व कर देगा, पास के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर देगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये ट्यूमर फैले और आगे, और इसका ढंग से हम इलाज करें डायग्नोस करके। इसके लिए विल्स ट्यूमर को कभी भी एब्डोमेन पाल्पेशन नहीं करना होता है, अवॉइड करना होता है। और इसके अलावा जो है विल्स ट्यूमर जो है उसका ट्रीटमेंट तब बहुत अच्छा होता है जब वो एनकैप्सुलेटेड है। हम सीधा रीनल किडनी को जो है वो रिमूव कर देते हैं, नेप्रेक्टमी सर्जरी कर देते हैं। और ये ट्यूमर जो है एक इम्पोर्टेंट ट्यूमर है जो कि किडनी से संबंधित रहता है। A nurse is performing an assessment on a 10-year-old suspected of having Hodgkin's disease. 10 साल का बच्चा है और Hodgkin's disease वहां पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको केयर देना है Hodgkin's disease के लिए। 10-year-old चाइल्ड है, 10 साल का बच्चा है, Hodgkin's disease वहां पे है और उसको केयर देना है। तो विच डाटा आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज, कौन इस डिजीज के बारे में कौन से डाटा जो है वो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक डाटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पेनफुल एनलार्ज इनग्वाइनल लिम्फ नोड, फीवर एंड मेलेस, पेनलेस फर्म मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। इन डाटा में से कौन से डाटा है जो हॉडकिंस डिजीज जो है उसके बारे में आपको बड़ा बड़ा आइडिया यहाँ पे देने वाले हैं, कौन से डाटा। तो देखिएगा हॉडकिंस डिजीज क्या होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए थोड़ा डिजीज के बारे में सोचें, और उसके बाद में आगे जो है जो भी आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है हॉडकिंस डिजीज क्या है। तो हॉडकिंस डिजीज जो होती है वो एक तरह का लिम्फोमा है ना। हॉडकिंस डिजीज एक तरीके का क्या है, लिम्फोमा। लिम्फोमा, लिम्फोमा का मतलब होता है लिम्फ नोड का ओमा, ओमा वर्ड फॉर कैंसर। तो ये किसका ओमा है, लिम्फ का ओमा है। मतलब
लिम्फ नोड का कैंसर है। ये कैंसर हमेशा जो है व्हाइट सेल का है। व्हाइट सेल को लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स का ओमा से इसको लिम्फोमा कहते हैं। इसके सिम्टम जो होते हैं, है ना, हॉडकिंस डिजीज क्या हो गया, लिम्फोमा। लिम्फ वर्ड, लिम्फ का ओमा, लिम्फ मतलब लिम्फोसाइट्स, लिम्फ का मतलब यहाँ पे है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। हमने पढ़ा है बोन मैरो हिमेटोपोइसिस में इस चीज के बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो वहां आप उस लेक्चर को जरूर पढ़ें, आपको लिम्फोसाइट का आइडिया होगा क्या है, क्यों है। तो जब ये लिम्फोसाइट्स का ओमा होता है तो इसके सिम्टम जो होते हैं उसमें फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस और नॉन पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, जो सबसे पहले होते हैं नेक के इन्वॉल्व। तो ये सारे सिम्टम कहाँ है ना, ये सारे सिम्टम कहाँ है। पहला लिखा हुआ है पेनफुल एनलार्जमेंट इन लिम्फ नोड, जो गलत है। पेनफुल नहीं होती है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है पर नॉन पेनफुल होता है। फीवर होता है लेकिन मेलेस इसका कोई क्लासिकल सिम्टम नहीं है। एक में पेनफुल लिखा हुआ है, दूसरे में पेनलेस लिखा हुआ है। जब दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं तो डेफिनेटली जवाब उसी में से होता है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो पेनलेस होगा, बिल्कुल पेनलेस होगा, नो पेन है। और फर्म है, मूवेबल एडिनोपैथी होती है सर्वाइकल एरिया के अंदर। हमने बोला सबसे पहले लिम्फ नोड कौन से एनलार्जमेंट होते हैं, नेक के, और नेक के जब एनलार्जमेंट होते हैं तो सर्वाइकल एरिया के अंदर नॉन पेनफुल फर्म मूवेबल एडिनोपैथी जो है वो सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी कहलाती है, और ये देखने को मिलेगी हॉडकिंस डिजीज में। एनोरेक्सिया और वेट लॉस जो है वो सिम्टम तो है, वेट लॉस तो होता है, एनोरेक्सिया के कारण नहीं होता है, डिजीज के कारण होता है। तो वेट लॉस तो होता है, एनोरेक्सिया कोई कार्डिनल सिम्टम इस बीमारी का नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पेनलेस फर्म मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया। A 6-year-old child newly diagnosed with ALL, acute lymphoid leukemia, most common type का कैंसर in children is ALL, है ना। ल्यूकेमिया सबसे मोस्ट कैंसर है बच्चों में, और उसमें भी ALL सबसे मोस्ट माना जाता है। ड्यूरिंग असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड यू एक्सपेक्ट, असेसमेंट के दौरान कौन से साइन एंड सिम्टम आप एक्सपेक्ट करते हैं। फीवर, पैलर, बोन एंड जॉइंट पेन, फीवर, रेडी कंप्लेक्शन, पटेची, एब्डोमिनल पेन, सिस्टाइटिस, स्वॉलन जॉइंट, और एनलार्ज लिम्फ नोड, लो ग्रेड फीवर एंड नाइट स्वेट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया है एक बीमारी, एक कैंसर जो लिम्फोइड लाइन का ही कैंसर है, ब्लड सेल का ही कैंसर है, ALL, और उसके अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो है उसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। इन हॉडकिंस डिजीज वहाँ पे लिम्फोसाइट जो होती है वो मैच्योर टाइप की प्रॉब्लम होती है। ALL के अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, WBC के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके सिम्टम के अंदर जितने भी सिम्टम है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसके सिम्टम में एक तो मरीज टायर्ड फील करता है। कैसी फीलिंग होती है उसकी, टायर्ड फीलिंग होती है। इसके अलावा उसकी स्किन जो होती है वो पेल स्किन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी ब्लड सेल है उनके नंबर कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया, और जो है यहाँ पे सिर्फ WBC की जो भी इमेच्योर है उसके नंबर बढ़ते हैं, मैच्योर WBC कम होती है, मतलब पान साइटोपिनिया होता है, पान साइटोपिनिया होता है। सारी ब्लड सेल के नंबर कम होते हैं। ये अलग बात है कि इमेच्योर WBC के ज्यादा होने के कारण WBC काउंट ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैच्योर WBC जो है वो कम है। तो जो है मैच्योर WBC के नंबर भी कम, प्लेटलेट के नंबर भी कम, RBC के नंबर भी कम, इसको पान साइटोपिनिया कहते हैं। तो उसकी वजह से मरीज के स्किन का कलर कैसा हो जाता है, पेल कलर का। तो टायर्ड, पेल स्किन कलर, इसके अलावा फीवर वहां पे देखने को मिलता है, फीवर वहां पे देखने को मिलता है, और इजीली ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मरीज जो है आसानी से ब्लीड कर जाता है, और उसकी लिम्फ नोड जो है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज, एनलार्ज हो जाती है। और कौन एनलार्ज हो जाती है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट। अब ये सिम्टम कहाँ लिखे हुए हैं, वो करेक्ट आंसर है। जैसे ए ऑप्शन है, फीवर है तो फीवर है, पेलर है, पेलरनेस है, क्यों, क्योंकि स्किन RBC की कमी है, और बोन एंड जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, टाइटनेस है और जॉइंट में पेन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे सिम्टम है ना, इधर फीवर, इजिली ब्रीजिंग, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, और इसके अलावा बोन पेन, बिल्कुल एक सिम्टम है इसके अंदर, बोन पेन। तो ये सारे सिम्टम किससे मैच हो रहे हैं, ए ऑप्शन से। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर ए बनना चाहिए, ए इज द करेक्ट वन। बी में लिखा हुआ है रबी, रेडी फ्लैक कंप्लेक्शन, ये नहीं है, और सिस्टाइटिस इसमें नहीं होता है, और लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है, पर नाइट स्वेट इसमें नहीं होता। नाइट स्वेट हॉडकिंस डिजीज में हमने पढ़ा था, तो इसलिए डी भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिम्टम को मैच करना होता है, सिंपल सी बीमारी है, सिंपल सी सिम्टम है, और आपको एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ही पूछा, ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सपेक्ट है ना, तो इनमें फर्क है। आप
सेप्ट मत समझ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है। नर्स है, नेक्स्ट है नर्स असेस ए 6 month old child during well baby clinic. The nurse makes all the following observation. Which of the following assessment made by the nurse is an area of concern indicating a need for further evaluation? मतलब ये 4 इवेल्युएशन है, इसमें ऐसा क्या इवेल्युएशन था कि जिसमें फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है? इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में एक अबनॉर्मलिटी है, 3 नॉर्मल है ना। जब भी आप किसी बच्चे को असेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसको और असेसमेंट की जरूरत है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ पंगा है, तभी हम दोबारा देख रहे हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एक बार का असेसमेंट ही सफिशिएंट होता। पहला लिखा हुआ है एब्सेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स जो है वो 6 महीने की उम्र में एब्सेंट हो जाना नॉर्मल होता है। मोरो रिफ्लेक्स जो है उसके डिसअपीयर का टाइम ही 6 मंथ होता है। दिल्ली एम्स ने पूछा है और बहुत अच्छे से पूछा है, तो 6 महीने आपको याद रखना है, तो अभी नॉर्मल है ये। क्लोज हो गया उसका पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल भी 1.5 मंथ पे ही क्लोज हो जाता है, 1.5 महीने पे ही हो जाता है। बच्चा तो कितने महीने का हो गया? 6 महीने का, और ये तो 1.5 महीने में ही क्लोज हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल है, किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं है। और 3 पाउंड वेट गेन इन 2 मंथ्स, 2 महीने में 3 पाउंड वजन का बढ़ना नॉर्मल कैटेगरी में आता है। मतलब ए, बी और सी तीनों ही चीजें जो है वो 6 महीने की उम्र के बच्चे के लिए नॉर्मल है, और ऐसा है तो किसी भी तरीके का फर्दर इवेल्युएशन की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे में अभी भी हेड लेग, जो मॉडरेटली हेड लेग है वो अभी भी प्रेजेंट है, जब हम बच्चे को पुल करते हैं सिटिंग पोजीशन में, मतलब एक बच्चे के हैंड को पकड़ो और सुपाइन से उसको सिटिंग पोजीशन में लाओ, तो उसकी गर्दन जो है, हेड लेग का मतलब होता है उसकी जो नेक है वो पीछे की तरफ फॉल डाउन हो रही है। अभी भी नेक 6 महीने की उम्र में भी, जो कि 3 महीने की उम्र पे बच्चा नेक होल्डिंग बहुत अच्छे से कर जाता है, उसके डबल टाइम पीरियड में भी अभी भी नेक के अंदर हेड लैग प्रेजेंट है। इसका मतलब बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है, ये बच्चा ढंग से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इस बच्चे में हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, इस बच्चे के ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा हो सकता है, उसकी वजह से ब्रेन का भार बढ़ गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको रूल आउट करनी है। लेकिन ये तब जब आपको पहले पता चल जाएगी कि ये बच्चे में हेड लैग जो अभी भी प्रेजेंट है, ये इसमें डेवलपमेंटल डिले को इंडिकेट करता है। So the correct answer is D, that is moderately head lag when pull in sitting position need a further evaluation. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सा है? जूनोटिक का मतलब होता है वो बीमारी जो एनिमल से होती है, वो बीमारी जो किससे होती है? एनिमल से। तो एनिमल से होने वाली बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। वो कौन सी है? चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया एनिमल से नहीं होती है, मॉस्किटो से होती है। किससे होती है? मॉस्किटो से, इसलिए इसको वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं? वेक्टर बोर्न, मॉस्किटो से होने वाली बीमारी चिकुनगुनिया, एडिस मॉस्किटो। मलेरिया इट्स आल्सो ए वेक्टर बोर्न डिजीज, दोनों ही वेक्टर बोर्न है, ये कोई जूनोस्टिक डिजीज नहीं है। और मच्छर जो होता है वो जानवर नहीं है, एनिमल नहीं है ना, इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, वेक्टर वेक्टर इंसेक्ट, और इंसेक्ट का नाम है मॉस्किटो। और चिकनगुनिया होता है एडिज मॉस्किटो से, एडिज वाले भाई साहब से, एडिज मॉस्किटो। और मलेरिया जो होता है वो कौन सा होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? एनोफ्लीज। एनोफ्लीज से मलेरिया, एडीज से चिकनगुनिया। एडीज एनोफिलीज जो होती है वो फीमेल मॉस्किटो होता है। एडीज वो होता है वो कैसा होता है? मेल नहीं होता, वो भी फीमेल होता है, क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को सक करना, चाहे वो एडीज हो चाहे जो है एनोफिलीज हो, और दोनों ही फीमेल मॉस्किटो होते हैं। चिकनगुनिया और मलेरिया दोनों ही फीमेल मॉस्किटो, एडीज और फीमेल एनोफिलीज। रेबीज, रेबीज एक कुत्ता काटने वाली बीमारी होती है। रेबीज, रेबीज जो है वो डॉग के बाइट की वजह से होती है। किसकी वजह से? डॉग बाइट से। और डॉग जो है एक एनिमल है, तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, डॉग बाइट की वजह से होती है, और ये एक एनिमल है। रेबीज मॉस्क, रेबीज बीमारी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज बीमारी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, और ये डॉग बाइट की वजह से होती है। अगर कुत्ते को पहले से रेबीज है तो ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट कर देता है, और डॉग बाइट की वजह से होता है। और जिसको ये बीमारी होती है उस मरीज में हाइड्रोफोबिया, जो वाटर है उससे इस मरीज को बहुत ज्यादा फियर रहता है, और इसको स्टिमुलेशन अवॉइड करना होता है, इसलिए हम डार्क प्लेस के अंदर इस बच्चे को रखते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है इसके लिए डेंजरस होता है। तो ये बीमारी है रेबीज, है ना, और ये डॉग बाइट की वजह से होती है, जूनोस्टिक डिजीज के अंदर ये काउंट होगी। एड्स जो होता है वो एक वायरल डिजीज है, एचआईवी वायरस का नाम है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट वायरस होता है, CD4 सेल के काउंट जो है वो बहुत मिनिमम कर देता है, और उसकी वजह से मरीज को अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है, उसको हम एड्स कहते हैं। तो ये एक बीमारी जो है
जूनोस्टिक डिजीज नहीं है, ये एक वायरल डिजीज है जो कि ब्लड कांटेक्ट की वजह से और अदर जो है चीजों के कांटेक्ट की वजह से फैलने वाली बीमारी होती है। तो यहाँ पे एकमात्र जूनोस्टिक डिजीज है वो है रेबीज डिजीज, और ये डॉग बाइट की वजह से होती है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, ए बी और डी जो है वो गलत जवाब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और भगवान कृष्ण की उन बातों को सार्थक करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं, कितने लोगों का भला कर पाते हैं। अनलिमिटेड भलाई कर सकते हैं आप अगर आपने भला करने का ठान लिया है। अनलिमिटेड लोगों के फेस पे स्माइल का कारण बन सकते हैं अगर आपने स्माइल पैदा करने वाले कारण बनने का ठान लिया है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।